बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आवर चैनल लर्न केमिस्ट्री विद अमर। आज हम लेक्चर नंबर 7 में बात करेंगे फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। चैप्टर नंबर 1 कंटिन्यू था, सिंबल्स की आज हम बात करेंगे। देखिए, केमिस्ट्री में सिंबल्स का मतलब क्या होता है। देखिए, इसका उर्दू तर्जुमा तो सिंबल्स का ये होता है कि निशानी। उर्दू में हम इसको कहते हैं निशानी। ठीक है, किसी भी चीज को समझने के लिए हम जो है सिंबल्स का, निशानियों का इस्तेमाल करते हैं। केमिस्ट्री में सिंबल्स दरअसल यूज होती है, इट इज द शॉर्ट हैंड मेथड। आप इसको यूं डिफाइन कर सकते हैं, इट इज शॉर्ट हैंड मेथड। इट इज शॉर्ट हैंड मेथड टू रिप्रेजेंट द नेम ऑफ एलिमेंट। द नेम ऑफ एलिमेंट, ये किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने का शॉर्ट हैंड तरीका है। ठीक है, या इसको हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, इट इज एब्रीविएशन। इट इज एब्रीविएशन इट इज एब्रीविएशन टू रिप्रेजेंट द नेम ऑफ एलिमेंट। दोनों तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, नेम ऑफ एलिमेंट। देखिए, मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले सिंबल्स क्या होता है, एक शॉर्ट हैंड तरीका होता है, एक शॉर्ट हैंड मेथड है जिससे हम एलिमेंट को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, या ये एक एब्रीविएशन है, मुखफ़फ़ है, जिसके जरिए हम एलिमेंट के नेम को हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। या फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ कार्बन। ठीक है, कार्बन। अब कार्बन लिखने के बजाय मैं जस्ट लिख देता हूँ सी। सी का मतलब होगा कार्बन। ठीक। देन मैं लिख सकता हूँ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की जगह पे मैं लिख सकता हूँ H। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की जगह पे मैं लिख सकता हूँ N। तो ये जो आपको C, H और N नजर आ रहा है, दैट इज द शॉर्ट हैंड मेथड। ठीक है, शॉर्टकट तरीका है कि मैं बजाय पूरा वर्ड लिखने के मैं जस्ट उसकी केमिकल सिंबल लिख सकता हूँ, उसकी निशानी लिख सकता हूँ। ठीक है। देन अब देखें, ये आपको एक ये चार्ट नजर आ रहा है आपकी बुक के अकॉर्डिंग ये चार्ट लगाया है मैंने। आपको चार्ट नजर आ रहा है ना। इसमें देखें, मुख्तलिफ एलिमेंट्स आपको गिवन है। इसमें हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है। अब देखें, इसमें फर्स्ट जो कॉलम है उसमें आपको नेम ऑफ एलिमेंट इन इंग्लिश। ठीक है, ये इंग्लिश में जो नाम है इस वक्त करंटली जो आपकी पीरियोडिक टेबल है जिसमें 118 एलिमेंट है, उसमें नाम है, ये फर्स्ट कॉलम में वो नाम दिए गए एलिमेंट्स के। सेकंड कॉलम में आपको जो नाम है एलिमेंट का, जो उसका ओरिजिन है कि कहाँ से वो ड्राइव किया गया, वो बताया जा रहा है कि ग्रीक में है, लैटिन में है, या आपके पास जर्मन में है, या इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर है, किस लैंग्वेज में से वो नाम जो है वो लगाया जा रहा है। अच्छा, थर्ड कॉलम में आ रही है सिंबल्स। ठीक है, हाइड्रोजन को कैपिटल एस से शो करते हैं, हीलियम को He से शो करते हैं, लिथियम को Li से शो करते हैं, बेरिलियम को Be, बोरॉन B, कार्बन C। तो इस तरीके से केमिकल सिंबल है। तकरीबन 30 केमिकल एलिमेंट्स की आपको सिंबल्स और उनके नाम जो है वो दिए गए। आप इसको थोड़ा गो थ्रू कर लीजिएगा ताकि याद हो जाए, आगे आपके काम है। अब हम वैलेंसी को डिफाइन करते हैं। व्हाट इज वैलेंसी? वैलेंसी इज द इट इज इट इज द कंबाइनिंग पावर ऑफ ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट का ये कंबाइनिंग पावर है। ठीक है, विद अदर एलिमेंट, किसी दूसरे एलिमेंट के साथ, विद अदर एलिमेंट। एक एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट के साथ जो कंबाइनिंग पावर है, दैट कंबाइनिंग पावर इज नोन एज वैलेंसी। ठीक है, अब ये डिपेंड किस पे करता है? डिपेंड्स अपॉन वैलेंसी किस पे डिपेंड करती है? ठीक है, ये डिपेंड करती है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। सॉरी, अनपेयर्ड नहीं, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स।
या यूं यूं कह लें कि हम इसको ये कर सकते हैं आउटर मोस्ट आउटर मोस्ट शेल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इसको इस तरह कर लें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम। किसी भी एटम के, किसी भी एलिमेंट के, ठीक है, आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसके ऊपर वैलेंसी डिपेंड करती है, ठीक है। इसके नतीजे में क्या होगा, समझाता हूं मैं इस पॉइंट को, लेकिन उससे पहले ये बता देता हूं उसके नतीजे में क्या होगा। उसके नतीजे में यानी जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स या तो कोई एटम लूज करेगा, लूज करके किसी दूसरे एटम को दे देगा, या गेन करेगा किसी दूसरे एटम से, ठीक है, या शेयर करेगा, ठीक है। वैलेंसी में लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, यानी किसी एटम में ये एबिलिटी हो सकती है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है, गेन कर सकता है, या दूसरे एटम के साथ शेयर कर सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं कि हमारे पास ये स्ट्रक्चर मैंने बनाया है किसी एटम का। चलिए हम सिंपल एटम लेते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन का सिंपल स्ट्रक्चर है। इसमें देखें, हमें पता है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 1, क्योंकि इसके अंदर प्रोटॉन्स की तादाद कितनी है, 1। और हमने ये बात की थी कि जितने प्रोटॉन्स की तादाद होगी वही उस एटम का एटॉमिक नंबर होगा। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता, ठीक है, 0, प्रोटॉन 1 है, और इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन भी 1 है। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या होगी, 1 होगी, क्योंकि इसके आखिरी शेल में, पहला शेल ही आखिरी शेल है, और इसके आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो इट्स मीन कि इसकी वैलेंसी क्या होगी, 1 होगी। इसी तरीके से अगर आप देखें, हम एग्जाम्पल लेते हैं कौन से एलिमेंट की, हम एग्जाम्पल लेते हैं सोडियम की, ठीक है, किसकी लेते हैं, सोडियम की। यहाँ पे मैं सोडियम का स्ट्रक्चर बना रहा हूं। अब देखिए सोडियम एलिमेंट के अंदर ये फर्स्ट शेल है। शेल क्या होता है, एक खास ऑर्बिट होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द, ये क्या है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में प्रोटॉन है, ठीक है, न्यूट्रॉन है, और इस न्यूक्लियस के गिर्द ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स का जो पाथ है, पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम शेल को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का रास्ता जो वो न्यूक्लियस के गिर्द क्या करता है, एडॉप्ट करता है सर्कुलेट करने में। तो ये फर्स्ट शेल है, सोडियम एटम की हम बात कर रहे हैं, सोडियम एटम की, और इसका ये फर्स्ट शेल है। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। सेकंड शेल के अंदर, यहाँ पे मैं ए से डोनेट कर देता हूँ, वैसे हम क्रॉस लगाते हैं, लेकिन जस्ट समझने के लिए हम ये बात कर रहे हैं। सेकंड शेल में 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, और इसके थर्ड शेल के अंदर, सोडियम के थर्ड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। यानी सोडियम का अगर आप देखें, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, और थर्ड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, और थर्ड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। इस 1 इलेक्ट्रॉन की वजह से सोडियम एटम क्या करता है, किसी दूसरे एटम के साथ इस 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर लेता है। तो दैट इज द एबिलिटी ऑफ सोडियम एटम, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर क्या है, इसका एटॉमिक नंबर 11 है। तो देखें 2 इलेक्ट्रॉन ये आ गए, 6 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, 8 एंड 2 कितने हो गए, 10, 10 और 1 11। तो इस तरीके से सोडियम एटम अपने आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है। तो ये सोडियम एटम की एबिलिटी है। अंदर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन्स लूज नहीं होंगे, हमेशा याद रखिएगा। बाहर वाला जो आखिरी शेल होगा, उस शेल के इलेक्ट्रॉन्स लूज होंगे, गेन होंगे या शेयर होंगे, और दैट अब वो डिपेंड करता है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स उसके आखिरी शेल में। अगर 2 है तो उसकी वैलेंसी 2 होगी, अगर 3 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वैलेंसी 3 होगी, अगर 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वैलेंसी 5 होगी। नाउ इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन ऑर्बिट ऑफ एन एटम, ठीक है। चलें, अच्छा एक और पॉइंट, वैलेंसी कैन बी पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव भी हो सकती है +1, कैन बी नेगेटिव एंड कैन बी 0। जिस तरीके से अगर मैं बात करता हूं कि हमारे पास है लिथियम एटम, कौन सा एटम है, लिथियम एटम, इसका एटॉमिक नंबर है, इसका एटॉमिक नंबर है 3। तो इसके फर्स्ट शेल में, ये लिथियम का न्यूक्लियस है, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, और सेकंड शेल में एक इलेक्ट्रॉन आ गया। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, और सेकंड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। कि हमने ये बात की थी ना कि किसी भी
न्यूट्रल एटम में जो कि केमिकल रिएक्शन में हिस्सा नहीं ले रहा, तो उसके पास प्रोटॉन की तादाद जो होगी वही उसके इलेक्ट्रॉन्स की तादाद। इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो एटम न्यूट्रल होगा। क्या होगा? न्यूट्रल होगा। तो इसलिए मैं बार बार आपको ये बात समझाना चाह रहा हूँ कि एटॉमिक नंबर से एटम की आइडेंटिफिकेशन होती है, पहचाना जाता है। चले, तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है। ये कहां से पता चला? पीरियोडिक टेबल से, जिसके अंदर 118 एलिमेंट को हमने हॉरिजॉन्टली इस तरीके से और वर्टिकली अरेंज किया हुआ। हम चैप्टर नंबर 3 में उसी की बात करेंगे डिटेल्स। चलें, तो अब देखें यहाँ पर लिथियम एटम के पास आखिरी शेल में कितना, ये फर्स्ट शेल है तो इसका ये लास्ट शेल है। लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो लिथियम की वैलेंसी +1 होगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि लिथियम एक मेटल है और ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज करने की सलाहियत रखता है। तो लूज जब करेगा कोई एटम इलेक्ट्रॉन तो उस पर पॉजिटिव की सिंबल आ जाती है। भाई इसकी वैलेंसी 1 तो है, पर कौन सी है, +1 या -1? इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है तो +1। और अगर क्लोरीन का केस देखें हम, क्लोरीन, तो क्लोरीन के आखिरी शेल में होते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब क्लोरीन को सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए और ये एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को चाहिए, तो इसका मतलब क्लोरीन किसी एटम से अपना एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और 8 इलेक्ट्रॉन्स को अपनी आखिरी शेल में, ये फर्स्ट शेल है इसका, तो आखिरी शेल की मैं बात करूं, ठीक है, ये क्लोरीन का क्या है, आउटर शेल, आउटर मोस्ट शेल है, जिसके अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, पर एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन गेन कर ले। तो कोई एटम जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उस पर नेगेटिव की सिंबल आ जाती है, ठीक है। और जीरो जीरो वैलेंसी का मतलब क्या है, ना तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ना ही ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। इट इज केमिकली अनरिएक्टिव। इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं केमिकली अनरिएक्टिव। ये अनरिएक्टिव होगा केमिकल। यहां तक आपको समझ में आ गया? चले हम आगे चलते। कोई सवाल हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा ताकि हम उसका आपको रिप्लाई कर सकें। अच्छा, अब आपको ये नजर आ रहा होगा एक डायग्राम आपकी बुक के अंदर, ये देखें, इसमें मुख्तलिफ एलिमेंट्स हमें गिवन है और मुख्तलिफ एलिमेंट्स में हमने देखें, फर्स्ट कॉलम में एलिमेंट्स के नाम, सेकंड में सिंबल, और थर्ड के अंदर एटॉमिक नंबर, और फोर्थ के अंदर वैलेंसी, +1 -1 और +3 +4 +6 तक आप ये देख लें। थोड़ा सा इस टेबल को आप थोड़ा सा गो थ्रू कर लीजिए। चलिए, अच्छा, सिंबल में मैं आपको एक चीज बताना भूल गया। सिंबल्स के कुछ रूल्स हैं, ठीक है। सिंबल्स में 3 पॉइंट थे, वो रूल्स थे दरअसल केमिकल सिंबल को लिखने का। अगर कोई एलिमेंट, जैसे मैंने कुछ तो आपको बता दिया था, जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन है, तो कार्बन को हम C से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अगर हमारे पास है हीलियम, ठीक है, हीलियम एक एलिमेंट है। अब हीलियम की केमिकल सिंबल है He। अब देखिए मैंने फर्स्ट लेटर, अच्छा, केमिकल सिंबल हमेशा याद रखिएगा, केमिकल सिंबल 2 लेटर्स, ज्यादा से ज्यादा 2 लेटर्स, वन वन और वन और इसको यूं कर ले मिलके, 1 और 2 लेटर्स लॉन्ग, एक या एक से 2 लेटर्स लॉन्ग होगी केमिकल सिंबल, या तो एक होगी जैसे कार्बन के केस में, ठीक है, एक ही लेटर पर मुश्तमिल है केमिकल सिंबल। और हीलियम के केस में 2 लेटर्स पर आ रही है, फर्स्ट लेटर हमारे पास कैपिटल होगा और सेकंड लेटर स्मॉल होगा। इसी तरीके से देखें सोडियम के अंदर, तो सोडियम की केमिकल सिंबल है Na, फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा और सेकंड लेटर स्मॉल होगा। मोर देन 2 वर्ड्स नहीं होंगे केमिकल सिंबल। चले, ये बात रह गई थी तो मैंने यहाँ पे सोचा कि आपको ये बता दूं। अब हम आगे चलते हैं। चलिए, केमिकल फार्मूला की हम बात करते हैं। केमिकल फार्मूला क्या है? Chemical formula, it represent the symbol of elements and ratios of elements to one another in a compound or chemical compound. Chemical formula क्या है? देखें, केमिकल फार्मूला, ये फार्मूला का शॉर्ट हैंड मेथड है। इसको यूं भी आप लिख सकते हैं, इट इज शॉर्ट हैंड मेथड, ठीक है। ये भी शॉर्ट हैंड मेथड है, किसको डिनोट करने के लिए? केमिकल फार्मूला को, या केमिकल किसी मॉलिक्यूल को, किसी कंपाउंड को
रिप्रेजेंट करने का शॉर्ट हैंड मेथड है। ठीक है, जैसे कि मैं कहता हूं वाटर, अब देखें वाटर, यहाँ एग्जाम्पल देखें, मैं क्या कह रहा हूं वाटर। अब वाटर लिखने के बजाय मैं लिख रहा हूं H2O, मैं लिख रहा हूं कार्बन डाई ऑक्साइड, इस जगह पे मैं लिख सकता हूं CO2। ठीक है, मैं लिख रहा हूं शुगर, अब शुगर की जगह मैं क्या लिख सकता हूं C12H22O11, मैं लिखता हूं कैल्शियम ऑक्साइड, और इसकी जगह पे मैं क्या लिख दूंगा CaO। ठीक है, आपको नजर आ रहा है, तो मैंने पूरा मॉलिक्यूल का नाम लिखने के बजाय उसकी केमिकल सिंबल्स का यूज करके उसका क्या लिख दिया कि कितना, कौन कौन से एलिमेंट इसमें मौजूद हैं और कितने उसका रेशो है, कितनी परसेंटेज में वो मौजूद है। जैसे वाटर के केस में कह रहा हूं हाइड्रोजन की मिकदार 2 है, ऑक्सीजन की मिकदार 1 है, कार्बन की मिकदार 1 है, ऑक्सीजन की मिकदार 2 है। यहाँ पर कार्बन की मिकदार 12 है, हाइड्रोजन की मिकदार ठीक है 22 है, ऑक्सीजन की मिकदार 11 है शुगर के केस में। और कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम की मिकदार 1 है और ऑक्सीजन की मिकदार भी 1 है। तो आप देख रहे हैं केमिकल फार्मूला क्या है। अब देखिए पूरा पूरा वर्ड लिखने के बजाय हमने क्या लिख दी, इसकी जस्ट केमिकल सिंबल लिख दी, और केमिकल सिंबल लिख दी और नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिख दिए कि कितने कितने कौन कौन से एटम्स कितनी कितनी तादाद में मौजूद। तो केमिकल फार्मूला अगेन क्या है, सिंबल्स की तरह है, हम सिंबल्स में एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं और केमिकल फार्मूला में हम किसी मॉलिक्यूल को शॉर्ट हैंड तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं या किसी कंपाउंड को शॉर्ट हैंड तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। याद रखिएगा, इसको हम जस्ट यूज करते हैं मॉलिक्यूल और कंपाउंड के लिए, हम मिक्सचर के लिए यूज नहीं करते। क्यों? क्योंकि कोई मिक्सचर का कोई फार्मूला नहीं होता, क्योंकि मिक्सचर में कोई फिक्स कंपोजिशन नहीं होती। ठीक है, फिक्स्ड कंपोजिशन नहीं होती। जैसे कि आपको कोई कहे कि भाई आपके पास दो चीजें हैं, जैसे कि अगर कोई आपको कहे सैंड, बल्कि अगर आपको कहे कोई कंक्रीट, कंक्रीट, भाई कंक्रीट का केमिकल फार्मूला लिखिए, भाई क्या लिखिए केमिकल फार्मूला, कुछ नहीं लिख सकते। हाँ, हम ये बता सकते हैं इसमें सीमेंट है, ठीक है, और इसके अंदर हमने फला जो है पाउडर यूज किया है। हम सीमेंट का बता सकते हैं कि सीमेंट एक इंडस्ट्री के अंदर एक प्रोडक्ट यूज की जाती है। तो हम कंक्रीट का नहीं बता सकते इसमें कितने पत्थर डाले, एक फिक्स रेशो नहीं होता। ठीक है, कंक्रीट में तो मिक्सचर जो होता है ना, मिक्सचर उस पर फिक्स रेशो नहीं होता एलिमेंट्स का, जबकि कंपाउंड में और मॉलिक्यूल में हम पहले भी पढ़ के आ चुके हैं कि मॉलिक्यूल और कंपाउंड में हमेशा फिक्स रेशो होंगे एलिमेंट्स के। जिसमें मैंने आपको एग्जांपल दी थी ना वाटर की, H2O, वाटर की सोर्स कहीं भी हो, चाहे वो दरिया का हो, नहर का हो, कुएं का हो, नलके का हो, तो उसमें हाइड्रोजन की परसेंटेज, ऑक्सीजन की परसेंटेज और एलिमेंट्स यही रहेंगे। ठीक है, हाँ ये हो सकता है कि आपने मट्टी मिक्स डिसॉल्व कर दी तो मट्टी डिसॉल्व होकर, ठीक है, उसमें मिक्स होकर हमें उसका कलर चेंज हो गया। कलर चेंज का मतलब ये नहीं है कि केमिकल फार्मूला ही चेंज हो गया। ठीक है, तो दैट इज, ये मॉलिक्यूल है, तो हमारे पास मॉलिक्यूल या कंपाउंड की कंपोजिशन चेंज नहीं होती, फिक्स कंपोजिशन रहती। तो इसीलिए केमिकल फार्मूला भी इनके लिए ही यूज होगा, मिक्सचर के लिए यूज नहीं होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर कोई आपको कोई सवाल है, कोई ऐसी चीज है, कोई इम्बिग्यूटी है, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें, कोई सवाल हो पूछें, और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक मौसूल हो सके। शुक्रिया।